नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। लेट्स एक्सप्लोर, लर्न एंड हैव सम फन टुगेदर। बॉन्ड पर फैसला पटवे सीजेआई। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या फैसला आता है, इस पे सभी की निगाहें हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दर्शकों को Question of electoral bonds that the government has brought in through an surreptitious amendment in the finance bill in 2016. Transparency in political funding by the corporates is virtually been eliminated. आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होता है, ये कब लॉन्च हुआ हमारे इंडिया में, कौन पार्टी इसको ले सकती है, कौन आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। साथ ही साथ ये भी हम लोग समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या क्या ऐसे संशोधन हुए जिसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को एक करप्शन का अड्डा बोला गया, एक ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया बोला गया। साथ ही साथ हम लोग ये भी सबसे समझेंगे कि रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या निर्णय दिया, इस पे क्या रूलिंग दी, और हम लोग ये भी समझेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने आप को कोर्ट में डिफेंड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को इस्तेमाल करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट नेचर का होता है। अगर हम लोग इसको सरल भाषा में समझे, सपोज दैट एक व्यक्ति है जो एक पार्टी को फंड करना चाहती है, तो सबसे पहले वो एक प्रॉमिसरी नोट लेगी। अब जो प्रॉमिसरी नोट होता है एक ऑथराइज्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। उस प्रॉमिसरी नोट में मान लीजिए उसको XYZ अमाउंट लिखा और उसने अदा करने को कहा किसी XYZ पार्टी को। इसमें एक बात आपको जाननी जरूरी है, जब भी वो प्रॉमिसरी नोट लिखेगा उसमें उस बायर के नाम के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा। मतलब जो आदमी किसी इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, उसके बारे में कोई भी जानकारी उस प्रॉमिसरी नोट में नहीं लिखी होगी। बट जब भी वो प्रॉमिसरी नोट किसी भी पार्टी को देगा, वो एक आसान तरीके से उस प्रॉमिसरी नोट को किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में ले जाके भजा सकता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद सकता है। अब इसमें कुछ निम्न लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में स्टैब्लिश या फिर इंडिया के बाहर स्टैब्लिश हो। अब इस खरीदारी में हर व्यक्ति को इंक्लूड किया गया है। वो व्यक्ति इस प्रकार है, कोई भी इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का व्यक्ति खरीद सकता है, कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है, कोई फर्म इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, या फिर एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है, या फिर कोई बॉडी जो कि इंडिविजुअल हो उसके द्वारा भी कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है। अब चाहे वो व्यक्ति एक कंपनी जो द्वारा रजिस्टर्ड हो या फिर वो एक बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। साथ ही साथ इसमें कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। इसमें कोई भी एजेंसी जो कि एक पर्सन द्वारा चलाई जा रही है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है। यहाँ तक कि कोई इंडिविजुअल चाहे तो सिंगली या फिर ज्वाइंटली बहुत सारे इंडिविजुअल के साथ भी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद और दे सकता है किसी भी पार्टी को। अब ये भी जानना जरूरी है, जब भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पार्टी को दिया जाएगा, क्या वो पार्टी की कोई एलिजिबिलिटी लाइन है कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कर सकती है किसी भी बैंक या फिर किसी अथॉराइज्ड बैंक में। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करना चाहती है, सबसे पहले वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के एक धारा है, धारा 29A के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ उस पार्टी में लमसम एंड और न्यूनतम 1% की दर पे उसकी सीट होनी चाहिए जनरल इलेक्शन में, चाहे वो हाउस ऑफ पीपल होना चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में होना चाहिए। एक सरल भाषा में अगर हम लोग बोलें कि उसकी मेजॉरिटी नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट।
मतलब कि उसकी लमसम 1% की मेजॉरिटी, चाहे वो हाउस ऑफ पीपल में हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन है, सेक्शन 29A के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा किसी भी बॉन्ड को इनकैश कराने के लिए। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी किसी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कराना होगा तो वो एक अथॉराइज्ड बैंक के द्वारा ही किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करा जा सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करती है। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, चाहे तो कोई व्यक्ति उसको पैसे के द्वारा खरीद सकता है, डायरेक्ट कैश के माध्यम से, चाहे वो किसी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है, चाहे वो चेक के माध्यम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर डायरेक्ट डेबिट कार्ड से भी किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को बाई कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक डिनोमिनेशन में ही खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप न्यूनतम 1000 रुपए का खरीद सकते हैं, फिर मैक्सिमम 10,000 का, मैक्सिमम 1 लाख का, 10 लाख का और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 15 डेज के लिए ही वैलिड होता है। सपोज अगर कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड 15 डेज के बियॉन्ड किसी भी अथॉराइज्ड बैंक में डिपॉजिट होता है इन कैश के लिए, तब उसमें कैश नहीं होगा। और मान लीजिए अगर कोई भी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर इन कैश नहीं हुआ 15 डे के अंदर, तो कोई भी अथॉराइज्ड बैंक उस इलेक्टोरल बॉन्ड को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देगा। अब चाहे वो अमाउंट 10,000 का हो, चाहे वो अमाउंट 10 लाख का हो, चाहे वो अमाउंट 1 करोड़ तक का हो, अगर वो विद इन 15 डेज के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इन कैश नहीं हुआ तो या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा, या फिर अगर वो कोई भी उसको बॉन्ड को इनकैश कराता ही नहीं तो अथॉराइज्ड बैंक ऑटोमेटिकली उस पैसे को, उस इलेक्टोरल बॉन्ड पैसे को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल देगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम में एक और स्पेशलिटी है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल, ये है कि जो भी बायर होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कॉन्फिडेंशियल होंगे एक अथॉराइज्ड बैंक में। अब ये तभी डिस्क्लोज किया जाएगा जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर कोई क्रिमिनल मुकदमा होता है या फिर कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, जब वो मांगती है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है, कोई भी प्राइवेट आदमी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बायर के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड अवेलेबल होता है परचेज करने के लिए 10 दिन के लिए एक क्वार्टरली बेसिस मंथ में। अब जो मंथ है वो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर, जो कि स्पेसिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है किसी विदाउट किसी इंटरेस्ट के। इलेक्टोरल बॉन्ड एक नॉन रिफंडेबल बॉन्ड होता है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसको वापस करके कोई कैश नहीं ले सकता, वो परमानेंट होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या ऐसे संशोधन किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत और भी अन्य कानूनों में जिसके द्वारा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अराइज हुई, जिसके द्वारा इतनी बड़ी बात अराइज हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आज के युग में ब्लैक मनी को वाइड करने का जरिया बन गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को इससे संबंधित किसी भी बायर का रिकॉर्ड नहीं खोलना है और जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं उसको, उनको रिकॉर्ड को ऑडिट भी नहीं करवाना है। तो समझते हैं इस चीज को। सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पहले ये कहता था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी भी प्रकार की कंट्रीब्यूशन रिसीव करती हैं और उसका मूल्य 20,000 से ऊपर जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस कंट्रीब्यूशन के संबंध में रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और आरटीआर अपना फाइल करेगी। पर उसी बीच में द फाइनेंस एक्ट 2017 का एक संशोधन हुआ जिसमें एक एक्सेप्शन डाला गया कि कोई भी कंट्रीब्यूशन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा किसी भी पार्टी को दिया जाता है, चाहे उसकी वैल्यू 2,000 की हो, चाहे 20,000, चाहे 1 करोड़ की हो, अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दिया गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उसके संबंध में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि जो सेक्शन 13A इनकम टैक्स बोलता था कि 20,000 से ऊपर का कोई भी मूल्य अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके संबंध में रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, पर इस संशोधन के बाद आपको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है। अगर कोई भी वैल्यू आपको दी गई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दी गई है। सेक्शन 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पहले ये कहता था कि अगर कोई भी पार्टीज कोई भी कंट्रीब्यूशन पाती है और वो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 20,000 के ऊपर होती है, अब जो 20,000 मूल्य वो एज ए कंट्रीब्यूशन पाई, वो चाहे किसी पर्सन के द्वारा हो या फिर किसी कंपनी के द्वारा हो,
उसको हर फाइनेंशियल ईयर में एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन 2017 में एक संशोधन किया गया इस कानून में और इसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया गया कि जो भी कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भरा जाएगा और दिया जाएगा किसी भी पार्टीज को, उसके संबंध में कोई भी रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि जो सेक्शन 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का कहना था, उसको एक प्रकार से संशोधन करके खत्म कर दिया गया। जो 29C था वो एक चेक एंड बैलेंस बनाता था कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी पार्टीज के पास आती है किसी भी माध्यम के द्वारा और उसकी वैल्यू 20,000 के ऊपर है तो उसको कम से कम रिपोर्ट तो बनाइए, उसको मेंटेन कीजिए, उसको ऑडिट रिपोर्ट कीजिए, RTI फाइल कीजिए, कम से कम आपके रिकॉर्ड में उसका हिसाब किताब हो। बट 2017 के संशोधन में रिकॉर्ड की कॉन्सेप्ट को खत्म ही कर दिया गया और कहा कि अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है तो उसका कोई भी दस्तावेज, कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। उसी में सेक्शन 182 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज जो भी फंड देंगी किसी भी पार्टीज को, कोई भी कंट्रीब्यूशन देंगी किसी पार्टीज को, उस कंपनी को उस पार्टी का नाम और जो हिसाब उन्होंने दिया है, जो भी फंड उन्होंने दिया है किसी भी पार्टी को, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड में। बट जब 2017 का संशोधन हुआ उसमें इस क्लॉज को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और केवल एक क्लॉज छोड़ा गया कि कंपनी को बस ये बताना है एक फाइनेंशियल ईयर में कि आपने कितना फंड किस पार्टी को दिया है। अब इसमें सवाल एक बनता है, सबसे पहला सवाल जो हमारा सेक्शन 13A इनकम टैक्स था, जो ये मैंडेट बनाता था कि 20,000 से ऊपर अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है तो पार्टीज को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बट उसके अवज में एक संशोधन कर दिया गया फाइनेंस एक्ट का, जिसमें जो इनकम टैक्स की बात थी उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं बनाना है पार्टीज को। अब रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी एक रूल बनाया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रकार का फंड पाती है वो 20,000 के ऊपर का हो तो उसको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसको भी 2017 के संशोधन के अंदर खत्म कर दिया गया। फिर 182 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट हुआ जिसमें कंपनीज को ये बताना होगा कि आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आपने कितना किस पार्टी को दिया, ये सारी चीज बतानी होगी। लेकिन अगेन 2017 के अमेंडमेंट ने रूलिंग पार्टी ने इस कानून को ही खत्म कर दिया गया और कहा कि आपको कुछ नहीं बताने की जरूरत है, आपको ना पार्टी का नाम बताने की जरूरत है, ना मूल्य बताने की जरूरत है, किस पार्टी को कितना दिया, बस आपको सालाना में ये बता देना है कि आपने कितना रुपए कंट्रीब्यूट किया है। दैट मीन्स कि कोई भी इंडिविजुअल, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो भी जनरल आदमी है देश का, अगर वो जानना चाहे कि आपके पार्टी में कितना रुपए आया है तो वो नहीं जान सकता। पहली चीज तो उसके पास राइट ही नहीं है इसको जानने का, और जो राइट बने थे कानून के द्वारा उसको रूलिंग पार्टी ने दूसरा कानून बना के खत्म कर दिया। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो पिटिशनर ने कुछ इसमें इश्यूज बनाए। तो सबसे पहला इशू इसमें ये था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे क्यों उनको एनोनिमस किया गया। दूसरी चीज जो अमेंडमेंट किया गया फाइनेंस एक्ट 2017 में वो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अमेंडमेंट किया गया वो भी कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो संशोधन किया गया वो भी कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनकम टैक्स के अंदर जो संशोधन किया गया वो भी कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंपनीज एक्ट के अंदर जो संशोधन किया गया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही साथ एक और चीज को इशू बनाया गया कि जब भी कोई व्यक्ति RTI डालता था इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये जानने के लिए कि कितना पैसा आया है किस पार्टी में। साथ ही साथ राइट टू इंफॉर्मेशन का भी वायलेशन हो रहा है क्योंकि वोटर्स के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो जान पाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसके द्वारा भेजा गया, इलेक्टोरल बॉन्ड का बजट क्या था, किस कंपनी ने कितना अमाउंट भेजा, कितनी बार भेजा किस पार्टी को, ये सारी जानकारी वोटर्स के पास नहीं था। तो ये भी एक इशू बना और इस इशू में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी वोटर्स हैं उनका पहले तो संवैधानिक राइट है कि वो इसके बारे में जान सके। साथ ही साथ अगर आप उनके संवैधानिक राइट को एक्सरसाइज नहीं करने देंगे तो ये सीधा वायलेशन है हमारे आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज A का। ये तो स्टेट का पक्ष हो गया। अब हम लोग ये भी जान ले कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी। सबसे पहले ये केस है, इस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ANR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के ही अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई। इस केस के अंदर ही इसमें स्टेट ने अपना जवाब दिया और इस स्टेट के अंदर ही इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ रूलिंग दी गई।
अब इस केस में 5 न्यायमूर्ति थे। मुख्यतः इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी भी थे। अब इसमें उन्होंने रूलिंग कुछ इस प्रकार दिया। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे अपना जजमेंट सुनाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये सीधा वायलेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन का, जानकारी लेने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का, किसी भी चीजों के बारे में पूछने का, साथ ही साथ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन जो कि अंतरित है हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ इस लाइन के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लाइन का और इस्तेमाल किया और कहा कि जो भी कंट्रीब्यूशन किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी पार्टीज को दिया जाता है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। दैट मीन्स कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही विस्तृत किया गया था पूरे राष्ट्र में। सपोज दैट एक कंपनी है जो एक रूलिंग पार्टी को कंट्रीब्यूशन देती है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो रूलिंग पार्टी कुछ ना कुछ उस कंपनी को फायदा कराएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी असंवैधानिक बताया। कहा कि ये अपने फायदे के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये संशोधन किए थे। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये भी डायरेक्शन दिया कि अब से आप किसी भी प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करेंगे। साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि 6 मास तक आप सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, कितना अमाउंट था, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया, डेट क्या था, परचेसिंग डेट क्या था, क्या डिनोमिनेशन था, डिनोमिनेशन का मतलब किस परचेसर ने कितनी वैल्यू की इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ये सारा डिटेल आप पब्लिक इंफॉर्मेशन पे डालेंगे, पब्लिक पोर्टल पे डालेंगे 6 मार्च तक। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी डायरेक्ट किया गया है कि आप मार्च 13, 2024 तक अपने वेबसाइट पे पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, क्या उससे संबंधित जितने भी बेसिक और एडवांस डिटेल है वो सारी चीज 13 मार्च 2024 तक अपने वेबसाइट पे अपलोड करें। कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी डायरेक्ट किया कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक इनकैश नहीं किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसको वापस बायर के पास रिफंड कर दिया जाए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, अनसंवैधानिक कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी लाइन लिखी गई कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चलाया जा रहा था ये केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए था और कंपनीज अपने बेनिफिट के लिए ही उस पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड देते थे। अगर हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे अपना विचार व्यक्त करें तो मेरे विचार से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बनाया ही इसलिए गया था कि हम काला पैसा अपने पार्टी में ले, अपना भला करें और दूसरे का भला करें। एक लीगल में एक कोटेशन है, उसका नाम है क्विड प्रो को। एक लाइन कही जाती है हमारे लीगल सिस्टम में, इसका मतलब होता है कि आप अपना भला करें, हमारा भला करें। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का भी यही काम था। एक आदमी आपको पैसा देता था, आप पैसा लेते थे, न आपको पैसे का हिसाब देना है, न देने वालों को अपना हिसाब देना है। किसी प्रकार से हर जगह से प्राइवेसी बनी हुई थी। पार्टीज पैसा खा रही हैं, देने वाले पैसा दे रहे हैं। जब पार्टीज पैसा खाएगी थोड़ा भला उस देनदार की भी करेंगी। तो इसी प्रकरण के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बनाया गया था। अब मेरे हिसाब से ये प्रकरण किसी भी प्रकार से सही नहीं है। मान लीजिए हम एक शिक्षित नागरिक हैं इस राष्ट्र के, अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी रुचि है, अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के बारे में जान भी नहीं सकते क्योंकि आपने उसमें एनोमिनिटी बना रखी है, आपने उसमें कोई रूल नहीं लगा रखा है। न उस पर कंपनी रूल लगता है, न उस पर इनकम टैक्स लगता है, न उस पर रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट लगता है, न फाइनेंस एक्ट लगता है। और अगर लगता था तो आपने उन सबको संशोधित कर दिया, अपने सुविधा अनुसार उसको बना लिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। तो मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक प्रकार का ब्लैक मनी को लेना था, एक प्रकार की अपनी सुविधा को सही करना था। एक प्रकार से कंपनी अपनी जगह मजा कर रही है, सरकार अपनी जगह मजा कर रही है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अपने इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं जो हर साल सरकार के द्वारा बड़े बड़े लीगल टेंडर पाती हैं। अब उन सारी कंपनियों का नाम आप सब जानते होंगे। उनको हर साल गवर्नमेंट बड़े बड़े टेंडर देती है, बिजली का, रेलवे का, खंबे का, बहुत बड़े बड़े टेंडर्स मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड भी देते होंगे और वो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव भी करती होगी और रिसीव करने के बाद कंसिडरेशन में उनको टेंडर्स देती है। जो प्राइवेट आदमी है वो जान भी नहीं सकता कि भैया इनको क्यों मिला है,
हमको भी दे दो, हम भी ठेकेदार हैं, हमको भी गवर्नमेंट दे दे इतना बड़ा टेंडर, बट हमको नहीं देगी क्योंकि हम उतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सही किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके, क्योंकि ये एक प्रकार से ब्लैक मनी को प्रमोट कर रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहा था। आज के वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बस इतना ही। यदि आप लोगों को किसी अन्य विषय पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। ओके, देन विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।